व्यूअर्स, आज मैं एक न्यूरोलॉजिकल टॉपिक लेकर आया हूँ और इसकी सूचना इन द लास्ट 5 years बहुत तेजी से बढ़ी इंडिया में। अब ऐसी बीमारियां जो थी मे बी बिकॉज पीपल वेर एजुकेटेड, सो वेस्टर्न वर्ल्ड से आती थी, लेकिन अब आज की डेट में इंडिया में भी कॉमनली नोटेड की जा रही है। एंड द डिजीज नेम इज AML, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब ये डिजीज का नाम वॉन गैरिक्स डिजीज के रूप में भी या वॉन गिरी डिजीज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एक बहुत रेयर था हु हैज अंडरगॉन दिस डिजीज। सो ये बीमारी एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या है? इन अ सिंपल लैंग्वेज, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव पैरालिसिस। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस मतलब धीरे धीरे करके आपके हाथ पैरों में और शरीर में फलसा पड़ रहा है, मतलब कमजोर पड़ रहा है, वेस्टिंग हो रही है, मसल्स पतली दुबली हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, पकड़ने में दिक्कत हो रही है। लगभग 2 से 5 साल में ये प्रोग्रेस कर जाती है और जब ये एक स्टेज पे पहुंचती है, इसको हम 3rd या 4th स्टेज कहते हैं। 3rd स्टेज में सांस लेने वाली मसल्स और कटकने वाली मसल्स, खाने को कटकने वाली मसल्स अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिजीज के रूप में इसको अभी तक समझा गया है। मेनली कोई इसका कारण नहीं देखा गया है। वो ज़्यादातर ये स्पोरेडिक AML के रूप में देखी जाती है, मतलब किसी भी परिवार में कभी भी पाई जा सकती है। दैट इज स्पोरेडिक 80% केसेस। अगेन, मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। बीमारी को पहचान लिया, बड़े अच्छे ढंग से टैगिंग कर लिया और फिर कुछ ऐसी दवाइयां निकली हैं जो कि इन बीमारियों को ना काफी तरीके से ट्रीट करती, बट देयर डैम कॉस्टली, और उसको FDA ने अप्रूव किया हुआ है। तो मैं मानता हूं कि मेडिकल साइंस तो लिखती है कि इज नॉट क्योरेबल, इसको रोका भी नहीं जा सकता है, कम करने की कोशिश की जा सकती है रिहैबिलिटेशन के साथ। ड्रग्स का कोई एक्शन नहीं बताया गया, बट स्टिल FDA ने अप्रूव किया है, तो करोड़ों में बिक रही है। डॉक्टर कहीं ना कहीं बोलते होंगे कि इससे ठीक हो सकता है या ये दवा होगी। आप लोग भी अल्टीमेटली ऐसे न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स तो इंडिया में एलोपैथिक पद्धति विद्यमान है, तो आप उन हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं। वहां पे जो डॉक्टर्स जब फाइनली बोलते हैं बहुत कुछ टेस्ट करने के बाद, और आपका एक विश्वास, अंडरस्टैंडिंग बनती है मेडिकल साइंस को, जिसको आप समझ नहीं सकते, तो बोलते हैं एक ड्रग है, आप उसका यूज करिए, उससे कुछ आराम मिल सकता है। तो मरता क्या ना करता, आप रेजोलोन का यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सी ड्रग्स और भी कोशिश की जा रही है कि फास्ट अप्रूवल में FDA उनको कर दे ऐसी बीमारी को, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। मुझे मैं क्लियर हूँ इस बात के कंसेप्ट को लेकर कि डॉक्यूमेंटेशन कोई कंस्पिरेसी नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन कुछ बीमारी का तेजी से बढ़ता है जब भी मॉलिक्यूल्स, मतलब नए तरीके की ड्रग्स की डिस्कवरी होती है मेडिकल साइंस में। सो बहुत तेजी से डॉक्यूमेंटेशन कुछ बीमारियों का बढ़ने लगता है और फिर FDA उसको फास्ट अप्रूव करता है। ये पिछले 1992 से चला है, जब से फास्ट अप्रूवल सिस्टम चला है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स थे, उसकी तुलना में फास्ट अप्रूवल्स, बहुत सी चीज़ों को स्किप करने के लिए लगभग 10 से 11 महीने के अंदर आपको अप्रूवल मिलता है ड्रग्स का यूज करने के लिए। और कोई तरीका नहीं कि आपकी दवा गलत काम कर रही है, मार्केट रिव्यू में गलत जाती है, तो आप उसको जल्दी से विड्रॉ कर पाए, इसका कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, लेकिन अप्रूव हो गई तो आपने मार्केट में डाल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसको समझना और इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बहुत सारी बीमारियां इसकी ऐसी दिखती हैं, जिसमें से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, पोस्ट स्ट्रोक्स, इवन मास लीजन्स, ब्रेन स्टेम लीजन्स, बहुत सी साइकियाट्रिक सिंड्रोम्स हैं, ये सब इसके जैसे दिखती हैं। PMA, प्राइमरी मस्कुलर एट्रोफीज, PMAs भी इसको मिमिक करती हैं। इवन स्ट्रोक्स, कभी कभी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, SOL, और ब्रेन स्टेम्स के लीजन्स, और ऐसी विभिन्न स्थितियां, न्यूरोपैथिक चेंजेस भी इन बीमारियों को मिमिक करते हैं। तो मैं एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और इनमें AML को अगर देखा जाए तो इसके बारे में लोग कम जानते थे, लेकिन अब इंडिया में भी आप मान के चलिए कि 1 लाख में से 10 लोग को अफेक्टेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी AML की डायग्नोसिस आ रही है। खास बात यह है कि AML इज नॉट क्योरेबल कंडीशन। मेडिकल साइंस में इडारावोन और रेलोजोल और कुछ और ड्रग्स FDA ने अप्रूव तो की है, लेकिन ये बीमारियों को नहीं ठीक कर सकती है, इसलिए इनक्योरेबल डिजीज है। इसको रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग के साथ ठीक करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथिक और आयुष मेडिसिन के पास पोटेंशियल्स इन बीमारियों को मैनेज करने के, रिकवर करने के इमेंस है। इनके ऊपर रिसर्च वर्क होनी चाहिए, इन पे मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस बात के लिए नहीं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है कि नहीं, इसके लिए कि किस तरीके से आयुष और होम्योपैथिक मेडिसिन इन बीमारियों को ठीक कर सकती है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन नहीं कर पा रही। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इन कंडीशंस को ठीक करते हुए पाई गई हैं, इन ओवरऑल मेडिकल स्थितियों को ठीक करते पाई गई हैं, क्योंकि कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, इसलिए कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स पे ही दवाई चलनी चाहिए। सो कॉस्टिकम, कोनियम, रस्टक्स, फॉस्फोरिक एसिड, जितनी भी सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप,
ऐसे ग्रुप की ड्रग्स हैं, इवन सेफ्रेटिक मियाज़म की ड्रग्स हैं, कभी कभी कॉमन मेडिसिन लाइक रस्टक्स एंड बेलाडोना में हेल्प, और बहुत सी लेस कॉमन मेडिसिन अफेक्ट हेल्प करती हैं। तो सेफ्रेटिक ग्रुप की मेडिसिन, सैकोटिक में जिसमें सेफ्रेटिक मियाज़म बहुत ही एक्टिव हो, उन ग्रुप की मेडिसिन काफ़ी पेशेंट को हेल्प कर सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल बायोमार्कर्स अगर दिखते हैं तो उन न्यूट्रिशनल बायोमार्कर्स के साथ मिलके वर्क करना चाहिए। और 80% जो योगदान इन बीमारियों में हो सकता है वो है प्राणासन का। तो योग की मुद्राएं और प्राणासन पेशेंट के जीवन को बदल सकती हैं। तो एक तरीके से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और प्राणासन का एक इंटीग्रेटिव फ्रंट इन बीमारियों के रिसर्च वर्क में यूज़ होना चाहिए। इंडिविजुअल प्रैक्टिस में मैंने इन पेशेंट्स को और ऐसी स्थितियों को आसानी से ठीक होते हुए रिकवर करते देखा है। बीमारियों के टैग्स लगने से ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये बीमारी किस स्थिति में और क्या बीमारी है, क्या ये क्योरेबल है कि नहीं। लेकिन सिर्फ टैग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि इन बीमारियों को अगर कंबाइंड क्लिनिकल एंड पॉइंट्स देखा जाए तो पेशेंट को क्या तकलीफ है वो भी रिकवर होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आयुष पद्धति यूजफुल हैं और डेफिनेटली इनके ऊपर पेशेंट्स को अगर ऐसी बीमारियां हैं तो वो अपने न्यूरोपैथिक डॉक्टर्स के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। लेकिन होम्योपैथिक विधा के डॉक्टर्स से और आयुष की विधा के डॉक्टरों से मिलकर अपनी इस बीमारी के ऊपर बातचीत करें, उपचार लें और इनको बहुत ही क्लोजली वॉच करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं रहता है। 7 स्टेजेस होती हैं जिसमें पेशेंट की डायग्नोसिस एक बार शुरू हो गई तो उसकी इंडिपेंडेंस, फिर उसकी इंडिपेंडेंस जाती रहती है जीवन की। इसके बाद उसको असिस्ट होना पड़ता है, फिर इसके बाद उसकी बल्बर मसल्स मतलब थ्रोट और मुंह की जो मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं वो अफेक्टेड होने लगती है। पेशेंट की डेथ की स्टेज आती है क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, गटक नहीं पाएगा, तो उसको असिस्टेड रेस्पिरेशन लेना पड़ता है। तो इसलिए जो भी डॉक्टर्स को ट्रीट करें उनको बहुत ही क्लोजली इसको वॉच करके इसके बारे में कंप्लीटली सचेत रहना होगा। लेकिन हाँ, होम्योपैथिक विधा आपकी हेल्प कर सकती है। पेशेंट्स, आप इस बात को समझें कि एएमएल के केसेस में कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बेस्ट काम करते हैं, ऐसे कौन से फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन हैं जो सिमिलियम थेरापेटिक्स को मिक्स करते हुए नए अप्रोच के साथ पेशेंट को डायरेक्टली दिए जा सकते हैं बिना कोई विलम्ब किए हुए नॉन दवाइयों के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। और एएमएल पे वो 80% एफिकेशियस हो, क्योंकि सेफ तो होंगे ही वो, बीइंग होम्योपैथी इट इज सेफ, लेकिन वो अगर एफिकेशियस होंगे तो वो पेशेंट के लिए बोन बन जाएंगे। एलोपैथिक ड्रग्स में अगर आपकी एफिकेसी 50% भी है तो आप उसको चला देते हो सरोगेट मार्कर के रूप में, लेकिन उसके कोलेटरल डैमेज इतने मेजर होते हैं कि पेशेंट को मेजर बीमारियों के रूप में जब मार्केट रिव्यू मिलता है तो आप उसको विड्रॉ नहीं करते, बहुत सालों तक लोग मरते हैं। डेस्कोलाइट्रोजेनेसिस, आप उसको जितना छिपाओ या आप लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लो कि नहीं आप तो कंसंट्रेटेड थेरेपी लगा रहे हो, आप तो स्यूडो, इट डजंट मैटर, यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इन सम केसेस। तो वर्चुअल ह्यूमैनिटी इज नथिंग, ह्यूमैनिटी इज ओनली डायरेक्टली, जैसे सरोगेट ह्यूमैनिटी कुछ नहीं होती जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। लड़ना इन बीमारियों से, लड़ना उन बीमारियों से, आप तो मनुष्य को कमजोर कर रहे हैं। सो द फैक्ट रिमेन्स दैट लेट्स वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, लेट्स वर्क टुगेदर एज एन इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल फॉर द डिजीज। 5% इमरजेंसीज और एंड स्टेज ट्रायल्स के लिए एलोपैथिक पद्धति वंडरफुल है, सर्जरी वंडरफुल है, लाइफ सेव करती है। लेकिन 95% जो बीमारियां हैं रिकॉर्डेड, उन पे एलोपैथिक ड्रग्स केस को खराब करती है। वर्ल्ड भर में बीमारियां, नए नए तरीके की चीजें पैदा हो रही हैं केमिस्ट्री खा कर, तो उसको समझने की जरूरत है। लेकिन पहले दूसरी अवस्था में जाकर बीमारियां को माइंड बॉडी हीलिंग के साथ रिकवर किया जा सकता है। एंड द होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रोटोकॉल विल बी वेरी यूजफुल। सो फ्रेंड्स, अगर आपके परिवार में किसी को ऐसे प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है और पेशेंट के पास 2 से 5 साल हैं जो कि मेडिकल साइंस में डॉक्यूमेंटेड है, तो होम्योपैथी मेडिसिन कैन डू वंडर्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुष इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स कैन हेल्प द पेशेंट टू लिव वेल। लेकिन शुरुआत की स्टेज में आपने केस को केमिस्ट्री केमिकली कॉम्प्लिकेट कर दिया, फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम उसको ठीक कर पाएं। सो आई डोंट थिंक इट इज राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज हाउ आई recommend you. Let's pray for the humanity, let's work for the humanity, and Radhe Radhe. Thank you.